नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो धन निष्कासन पे है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धन का निष्कासन यानी धन का निकलना। हम यहाँ देखते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे आप परिचित हैं। हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन था, बहुत सारे उद्योग धंधे थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, सभी लोग संपन्न थे। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि हमारा जो धन है वो बाहर चला गया और यहाँ पर भुखमरी की स्थिति हो गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी, पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं। कई युद्ध हुए, युद्ध में जो बाहरी शक्तियाँ थी उन्हीं लोगों का साथ हमारे लोग का निष्कासन और इससे हमारी राजनीतिक या इतिहास पे हमारा क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय आरंभ भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, उसे आर्थिक निकास या धन का निष्कासन की संज्ञा दी गई है। यानी हमारा ही पैसा कहाँ ले जाया जा रहा है? इंग्लैंड। हमारे जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया गया, हमारे जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया, और उसी पैसे को उन्होंने क्या किया, वहाँ अपने उद्योग धंधे में लगाया और उसी पैसे को पुनः पूंजी के रूप में यहाँ लगा दिया। यानी हमारा दोहरा नुकसान उन्होंने किया। एक तरफ हमारा पैसा वो ले गए, दूसरी तरफ वो उन्होंने हमारे लोगों को बेरोजगार भी कर दिया। ये ऐसे नहीं कि पैसे उठाए और ले गए, तरीके से उन्होंने कई कारणों से, जैसे रेलवे का विकास उन्होंने किया, अपने स्वार्थों के लिए किया। हालांकि हमें भी कुछ ना कुछ परिलाभ उसका मिला, लेकिन जो हमारे कच्चा माल था, कच्चा मटेरियल था, उन्होंने सस्ती दरों पे उसको ख़रीदा और वहाँ से निर्मित माल को यहाँ पे मंगाया और महंगी दरों पर उनको बेचा। एक तरफ हमारा माल जिस मटेरियल को हमारे कारीगर तैयार कर रहे थे उन्होंने उनको मशीनों से कराया, एक तरफ वो बेरोजगार हो गए, जिससे धन निष्कासन हुआ। और इस धन निष्कासन की जो संपूर्ण जो परिभाषित जिन्होंने किया है उसका श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अपनी पुस्तक ने इस पुस्तक के माध्यम से की है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया, किन किन माध्यमों से, किन किन बहानों से। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पे कहीं कोई कमी नहीं थी, वहाँ पर इतनी कमी कैसे आ गई? क्या कारण थे? इस पुस्तक में इसका उल्लेख है। इस पुस्तक में आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत है। रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानड़े तथा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन के निष्कासन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। भारतीय धन के निकलकर इंग्लैंड जाने से भारत में पूंजी का निर्माण एवं संग्रहण भी नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो लाभांश प्राप्त हुआ उसे वे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा देते थे। धन का यह अपार निष्कासन भारत के अंदर ही अंदर, भारत को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाता जा रहा था। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे धन को अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड पहुंचाया, चाहे उद्योग धंधों के मामले में देख लीजिए, चाहे वो मटेरियल तैयार मटेरियल वहाँ से उन्होंने मंगा लिया, करों के माध्यम से उन्होंने हमारा धन ले लिया, बहुत सारे कर उन्होंने लगा दिए थे। तो इस प्रकार आरंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तुत
ये केवल यहाँ पर व्यापार करने आए थे, व्यापारी जाते थे, लेकिन ये स्थायी रूप से बस गए। क्यों? क्योंकि यहाँ की अतुल धन संपदा ने इनको आकर्षित किया। जब यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत पैसा है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो हम इस पैसे को इंग्लैंड पहुँचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की आंतरिक राजनीति अच्छी नहीं थी। देसी जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, कई रियासतों या कई रजवाड़ों में जो राजा थे, उनको होश ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे कितना प्रचुर मात्रा में धन है। उस धन को इंग्लैंड वो पहुँचा रहे हैं। इसकी व्याख्या, जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैंने पहले भी बताया आपको, दादा भाई नौरोजी ने की, जिनके अनुसार भारत से पूंजी बाहर ले जाई जाती है, उसके बदले में भारत को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता। नौरोजी, रानडे, दिनेश पाचा, आर.सी. दत्त सभी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना की है। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त ने लिखा। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों के माध्यम से आर्थिक नीति की आलोचना की। धन के निष्कासन की व्याख्या का प्रारंभिक रूप इंग्लैंड डब्स टू इंडिया में दिखता है, किंतु इसकी प्रचलित व्याख्या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में दिखती है। प्लासी के युद्ध के बाद, आपको ध्यान है बच्चों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1770 में अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें कहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद नौरोजी के अनुसार व्यापार संतुलन भारत के प्रतिकूल होने लगा तथा कई उपगामों से बंगाल से धन का निष्कासन होने लगा। बंगाल की मंडियों पर एकाधिकार, भू राजस्व व्यवस्था, अधिकारियों की उच्च वेतन तथा उपहार, भ्रष्टाचार एवं बलपूर्वक धन की प्राप्ति। तो ये बंगाल से धन निष्कासन लेने लगे अंग्रेज जब प्लासी का युद्ध का अंत हो गया। आपने देखा प्लासी जो बंगाल है वो सामरिक दृष्टि से संपन्न था। अंग्रेज व्यापार करने के उससे आए थे, लेकिन उन्होंने युद्ध करके क्षेत्र को जीत लिया। यहाँ की भू राजस्व व्यवस्था में वो दखल करने लगे। बंगाल की मंडियों पर उन्होंने एकाधिकार कर लिया और वहाँ पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया, जिससे आगे की ओर बढ़े। उन्हीं बंगाल से वो आकर्षित हुए, इसी कारण वो आगे बढ़े। आर्थिक विकास के तत्व जैसे घरेलू व्यापार हम देखें तो 1858 से भारतीय प्रशासनिक संचालन के लिए भारत राज्य सचिव तथा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। उससे समृद्ध व्यय ही होम चार्जेस कहा गया। प्रारंभ में ये भारत के राजस्व का 10 भाग था। 1920 तक बढ़कर ये 40 हो गया। भागीदारों को लाभांश 1833 ऐसा प्रावधान कर दिया गया। 1858 से होम चार्जेस में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदारों के लिए मुआवजे का भार भी इसी खाते में डाला गया। कंपनी द्वारा लिया गया सार्वजनिक ऋण भी कंपनी के द्वारा लिए गए, उसका मुआवजा भी उन्होंने इस खाते में डाल दिया गया। और इससे हमें दोहरा हमारे ऊपर भार पड़ा। अंग्रेज़ों ने हमारे जो व्यापार धंधे थे उनको चौपट कर दिया। कुछ ऋण उत्पादक कार्यों के लिए भी लिए गए, जैसे सिंचाई, रेलवे आदि के विषय में, किंतु इसका मूल उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना था, उत्पादकता में वृद्धि नहीं। सैन्य तथा असैन्य यानी सेना जो है, अगर किसी प्रदेश को उन्होंने जीत लिया, सपोज कीजिए कि बंगाल जीता, बिहार जीता, उड़ीसा जीता या कर्नाटक जीता या मैसूर जीता, जो क्षेत्र उन्होंने जीता, तो उस क्षेत्र में जो अंग्रेज़ी सेना रहेगी उसका खर्चा वहाँ का राजा या वहाँ की शासन प्रणाली उठाएगी। और
वहाँ से जो इनकम है उसके उपज का भाग भी सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। यानी सेना का खर्चा भी उठाए और जो उपज का भाग है उसको भी उनको वहन करना पड़ेगा। विदेशी बैंक, बीमा तो तथा नौवहन कंपनियां विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज इत्यादि इन करों में शामिल हो गए। 1870 के बाद घरेलू मुद्दों का भार और बढ़ गया, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में चांदी के रुपये का अवमूल्यन हुआ। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहा है? 53 से 1837 के बीच 3.2 करोड़ पौंड प्रति वर्ष का अधिशेष अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया तथा इन वर्षों में प्रति वर्ष 30 लाख पौंड का निष्कासन हुआ। आप देखिए, आंकड़े देखिए कि किस प्रकार से हमारे धन का उन्होंने निष्कासन किया या हमारे धन को वो ले गए इतनी बड़ी मात्रा में। नौरोजी के आंकलन के अनुसार अंग्रेजी राज्य के आरंभ से 1865 से 66 है ना, अंग्रेजी कार्यकाल को नौरोजी के आंकलन के अनुसार अंग्रेजी राज्य के आरंभ से 1865 व 66 तक समस्त निकास 150 करोड़ पौंड तक था। इरफान हबीब के अनुसार इंग्लैंड की कुल राष्ट्रीय आय का 2% भारत से ही निष्कासित होता था। इंग्लैंड की कुल राष्ट्रीय आय का। नौरोजी ने इस धन निष्कासन को आधार बनाते हुए 1867-68 में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये आंकलित की। उसकी थी 20 रुपये, जबकि विलियम डंकी के अनुसार 1899 में ये मात्र 18 रुपये थी और कर्जन के आंकलन के अनुसार 1901 में ये 30 रुपये थी। मारिस ने भारत में इंग्लैंड की भूमिका को सकारात्मक रूप देने के लिए प्रभाविधि का सिद्धांत दिया और भारत के आरंभिक विकास में अंग्रेजों को चौकीदारी की भूमिका में प्रचलित किया। उत्पाद को बाजार से जोड़ना चाहा, अर्थात जब कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह न होकर लाभ कमाना हो तो कृषि का भी वाणिज्यीकरण हो गया। कच्चे माल की आवश्यकता तथा इंग्लैंड की मशीनों के लिए भारत को कृषि उपनिवेश में बदला गया और कपास, नील, गन्ना, चाय आदि फसलों का उत्पादन कराया गया। ब्रिटिश सामग्री की खरीद के लिए भारत में लोगों के पास तरलता होनी चाहिए जो नकदी फसलों के उत्पादन से उपलब्ध कराई जा सकती है। भारत के गांवों की जजमानी प्रथा को तोड़ दिया गया। भू राजस्व की बड़ी राशि सुगमता से हासिल करने हेतु मध्य बंगाल नील, पूर्वी बंगाल पटसन और महाराष्ट्र कपास इनमें इस प्रकार की खेती की जाए जिससे हमें उत्पादन अधिक हो और लाभ हो। जहाँ जनसंख्या कम थी वहाँ प्रत्यक्ष अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया गया, वहाँ चाय की खेती कराई गई। 1773 में पहली बार हेस्टिंग्स ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में ले लिया। कितना? 1773 में पहली बार किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसकी खेती को? अफीम की खेती को उन्होंने अपने अधीन ले लिया। इस व्यवस्था के जैसे कृषि का उन्होंने वाणिज्यीकरण कर दिया। कृषि जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में, अगर आपको ध्यान हो तो प्राचीन काल में जो खेती की जाती थी वो परिवार के द्वारा समूह में की जाती थी। बैलों के द्वारा जोताई की जाती थी, 2 आदमी उसमें लगते थे, 2-3 जो थे वो थकने पर वो उनके काम आते थे। इस प्रकार
से हमें खेती या ज़मीन अगर जमींदार के द्वारा दी जाती थी, तब भी जो उसमें बोया जाता था उसको मन से उसकी देख रेख करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये व्यवस्था को इसको संपूर्ण ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी कृषि यंत्र थे वो मशीनीकरण कर दिया। बैल की जगह अब मशीन का काम होने लग गया। पहले 1 2 4 आदमियों से होता था, अब वो 2 आदमियों से होने लग गया। और अभी वर्तमान समय में तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मशीन ला के कर दी, स्विच ऑन कर दिया और वो सारी फसलें भी कट जाती है और अलग भी हो जाती है। तो जहाँ उन्होंने हमें लाभ पहुँचाने के लिए नहीं, उन्होंने अपने लाभ के लिए इन चीज़ों को उपयोग में वो लाए, और जिससे हमारी उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो सब समाप्त हो गई। लोग बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो गए, जिसके जिम्मेदार कौन थे? अंग्रेज थे। जो जजबानी प्रथा थी गांव में, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और जितना उन्होंने जो फसल, चाहे उसका स्वास्थ्य पर कितना ही प्रभाव पड़े, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने नील की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए लोगों को कह दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारे उद्योग धंधे उन्होंने नष्ट किए। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले कुटीर उद्योग धंधों की बहुलता थी, और विऔद्योगिकीकरण अंग्रेजों के बाद हुआ। यानी विऔद्योगिकीकरण का मतलब यही है उद्योग धंधों का पतन। भारत को ब्रिटिश उत्पादित सामग्री का बाजार में बनाने में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ के उद्योगी थे। 1813 के बाद मुक्त व्यापार की नीति का आयात भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। भारतीय शिल्पकारों को अपनी कला के परंपरागत दृश्य बताने को विवश कर दिए गए। पहले जितने भी कुटीर उद्योग धंधे चलाने वाले थे, शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उनको उनकी कला नहीं तो उन पर जबरन कर लगाए गए, उनको और तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए। राजा और नवाबों के पतन से भी परंपरागत उद्योग प्रभावित हुए, क्योंकि इन सामग्रियों के सबसे बड़े ग्राहक ही यही थे। जब जितनी भी देसी रियासतें थी वो जब विलय हो गई और अंग्रेजों ने उन पर आधिपत्य कर लिया, तो वहाँ के कलाकार क्या हो गए? बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राहक कौन है? राजा ही है। राजाओं के अधीन दरबार में जैसे नवरत्न होते थे, और भी जिनसे छोटे थे, जैसे वास्तुकार उनका फिक्स होता था, शिल्पकार अलग होता था, नर्तक अलग होते थे, गायन वाले अलग होते थे, जिसके कारण उनका मनोरंजन भी होता था और प्रमुख व्यक्ति को उसका लाभ भी मिलता था। हथकरघा उद्योग अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी और गांधीवादी ने इसे और मजबूती दी। अगर हम देखें कि धन निष्कासन का अधिक प्रभाव कारीगरों में, विऔद्योगिकीकरण का प्रभाव शिल्पकारों पर पड़ा, और विवशता पूर्व कृषि की ओर उन्मुख हुए, जिससे जनसंख्या का अधिकतम भार किस पे पड़ा? भूमि पर पड़ा। रेल यातायात के प्रसार से जजमानी प्रथा टूटी। इसका उल्लेख ताराशंकर व चट्टोपाध्याय के उपन्यास गणदेवता में मिलता है, जिसमें उन्होंने 1920 व 8वीं दत्त के अनुसार 1891 में कृषि उत्पाद पर आधारित जनसंख्या 61 थी, जो 1921 में बढ़कर 73 हो गई। 1815 से 1880 के बीच उद्योग से कृषि की ओर प्रवसन तीव्रता से हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के जो उद्योग धंधे थे, जैसे कि 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया, जिसने भारतीय उद्योग के संरक्षण पर विचार विमर्श किया। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्यवादी व्यवस्था तथा शोषण की भावना ने रेलवे, डाकतार, बंदरगाह, सिंचाई इत्यादि की स्थापना भारत में कराई। भारत में पूंजीपति वर्ग का उदय अंग्रेज निवेशकों के अधीनस्थ सहायक के रूप में हुआ। धीरे धीरे इसके पास अत्यधिक पूंजी जमा हो गई। अंग्रेजों ने सदैव स्वदेशी उद्योग के विकास में रुकावट डालने का कार्य किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि हमारा देश जो शुरू से ही अतुल धन संपदा का केंद्र रहा है, उसका आर्थिक शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे धन को, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम के माध्यम से हो, चाहे और भी कृषि का विऔद्योगिकीकरण करके उन्होंने उस धन को इंग्लैंड पहुंचाया और इसका इतिहास में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आने वाले समय में इसके बाद जो घटनाक्रम हुए, हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा, हमारे यहाँ पे भूखमरी हुई, हमारे यहाँ बेरोजगारी हुई, हमारे यहाँ शिक्षा से लोग वंचित रहे, इसके कारण, किसके कारण? धन निष्कासन के कारण। अतः बच्चों, आप पहले पढ़ेंगे धन निष्कासन का क्या अभिप्राय है, धन निष्कासन किसका सिद्धांत किसका है, या धन निष्कासन का उल्लेख थे और धन निष्कासन का परिणाम क्या था। इन 3-4 बिंदुओं में इनको बांटते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।